Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हाइड्रोसेफलस के सर्जिकल ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपेटिक एक्सरसाइजेस के बारे में। अपने पिछले वीडियो में जिसमें हमने हाइड्रोसेफलस के बारे में बात किया, हमने हाइड्रोसेफलस के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ हमने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के बारे में भी बात किया। हमने ये बात किया कि हाइड्रोसेफलस में बेसिकली सीएसएफ का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, यानी कि एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ, जो कि हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एक्यूमुलेशन के कारण पेशेंट या बेबी का जो सर होता है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है। तो अब बेसिक चीजों के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। जिन बेबीज या जिन बच्चों में हाइड्रोसेफलस होता है या डेवलप रहता है, तो उनमें स्विफ्ट ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ती है, सो दैट कि जो एक्सेस सीएसएफ का जो एक्यूमुलेशन हुआ, सो उससे जो प्रेशर ब्रेन में पड़ रहा है उस प्रेशर को कम किया जा सके या रिड्यूस किया जा सके। अगर कंडीशन को ट्रीट नहीं किया जाता है, तो जैसे हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो अगर इंक्रीज होता ही जाता है, तो ऐसे केसेस में कई बार इंक्रीज्ड प्रेशर के कारण बेबी का या बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है। किसी भी कंडीशन जैसे या तो कंजेनाइटल या एक्वायर्ड हाइड्रोसेफलस, सो इन दोनों कंडीशंस को शंट सर्जरी या न्यूरोएंडोस्कोपी जैसे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स को यूज करके इनको ट्रीट किया जा सकता है। बेसिकली इस सर्जरी में एक शंट फिट किया जाता है जो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो जिससे जो प्रेशर है ब्रेन का वो रिड्यूस किया जाता है। सो अल्टीमेटली जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो कम होता है। शंट सर्जरी में बेसिकली एक थिन ट्यूब जिसे हम शंट कहते हैं उसे ब्रेन में इंसर्ट किया जाता है, जिसकी हेल्प से जो एक्सेस फ्लूइड है, जो एक्सेस सीएसएफ एक्यूमुलेशन है, उसको रिमूव किया जा सकता है। बेसिकली हम दो टाइप ऑफ शंट सर्जरीज यूज करते हैं, जिसे हम वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट और लंबो पेरिटोनियल शंट से जानते हैं। सो अगर हो सकता है किसी के में वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट हेल्पफुल हो, सो किसी में वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट या लंबो पेरिटोनियल शंट को यूज किया जा सकता है पेशेंट के प्रेशर यानी पेशेंट का जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है उसे कम करने के लिए। वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट, इस शंट से जो सीएसएफ है उसे ड्रेन किया जाता है सेरिब्रल वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, मतलब कि
जहाँ हमारा जो सेरिब्रल वेंट्रिकल है उससे ड्रेन करके राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में लाया जाता है। और वेंट्रिकुलर साइड में एक कैथेटर प्लेस किया जाता है न्यूरोसर्जन के द्वारा, जो नेक एरिया में डिसेक्शन करके एक पैरेलल लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन करके स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल और जो ब्रांच होती है हमारी इंटरनल जगुलर वेन की, उसमें ये इंसर्ट किए जाते हैं। सो जो कैथेटर होता है वो बेसिकली कंपैटिबल होता है हमारे डायमीटर ऑफ द शंट। सो उसी के डायमीटर के अकॉर्डिंग जो शंट है वो सिलेक्ट किया जाता है। और जो डिस्टल एंड है वो प्लेस किया जाता है कि ऐसा कि जो फ्लूइड है वो राइट एट्रियम में ड्रेन हो, यानी कि जो हमारा सीएसएफ है उसका ड्रेन यानी मूवमेंट जो हो, जो डिफ्यूजन हो, वो हमारा सेरिब्रल वेंट्रिकल से हमारे राइट एट्रियम में हो। वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट। सो इसमें जो प्रॉक्सिमल कैथेटर है वो इंसर्ट किया जाता है हमारे सेरिब्रल वेंट्रिकल में। और जो डिस्टल कैथेटर है जो हमारा, तो हम इंसर्शन जो करते हैं वो हमारा रहता है प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। सो जो प्रॉक्सिमल कैथेटर है उसे इंसर्ट किया जाता है सेरिब्रल वेंट्रिकल में, और जो डिस्टल कैथेटर है उसे इंसर्ट किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। इसीलिए इसको हम वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट कहते हैं। इस शंट का बेसिकली जो फंक्शन है, जैसे बाकी शंट प्रोसीजर्स के फंक्शन है या इम्पोर्टेंट रोल है, कि उनमें जो एक्सेस फ्लूइड जो डिपोजिशन है, जो एक्सेस सीएसएफ का एक्यूमुलेशन है, उसे ड्रेन किया जा सके। सो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट का भी यही रोल होता है कि जो हमारा एक्सेस सीएसएफ डिपोजिशन है उसे ड्रेन किया जा सके, और अल्टीमेटली जो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसे कम किया जा सके, जिससे जो ब्रेन में पड़ने वाला जो प्रेशर है वो कम हो सके। लंबो पेरिटोनियल शंट, इसके एक एंड यानी इसमें जो कैथेटर यूज किया जाता है वो उसका एक एंड हमारे लंबर थीका रीजन में इंसर्ट किया जाता है, जो कि परक्यूटेनियसली या फिर एक ओपन ऑपरेशन या ओपन सर्जरी के माध्यम से या द्वारा से हम फिट कर सकते हैं। सो बेसिकली जो एक एंड है कैथेटर का उसे हम जो लंबर थीका रीजन होते हैं वहां हम इंसर्ट करते हैं। जो दूसरा एंड होता है कैथेटर का उसे पेरिटोनियल कैविटी में हम इंसर्ट करते हैं, यानी एक एंड हमारा लंबर थीका और दूसरा एंड हमारा पेरिटोनियल कैविटी। सो इससे भी हम जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, जो ड्रेनेज है, वो कर सकते हैं हमारे सीएसएफ का। जैसे ही सीएसएफ का एक्यूमुलेशन कम होता है, सो अल्टीमेटली हमारा जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो भी कम होता है, और उस प्रेशर के कम होने के कारण जो ब्रेन में एक्स्ट्रा प्रेशर जो पड़ रहा था वो प्रेशर भी कम होता है, और पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है, या फर्दर डिजीज के प्रोग्रेशन से बचाया जा सकता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट हर सर्जरी के कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसी तरह से शंट सर्जिकल इंटरवेंशंस के भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने अपने जब पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था। कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अब हम बात करते हैं। ऑल्दो शंट सर्जिकल अप्रोचेस यानी कि शंट का यूज सर्जिकल ऑपरेशन सर्जिकल अप्रोचेस में बहुत कॉमन है, बट उसके बाद भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जो पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जिनमें शंट की सर्जरी यूज की जाती है या शंट मेथड यूज किया जाता है सर्जिकल इंटरवेंशन में। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है थोरेसिक ऑक्लूजन, दूसरा वेंट्रिकुलर ऑक्लूजन, तीसरा शंट सेपरेशन या किंक ट्यूब। सो थोरेसिक ऑक्लूजन में जो हम कैविटी है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, वहां पे किसी तरह का ऑक्लूजन हो सकता है, किसी तरह का डिपोजिशन हो सकता है, क्योंकि हम जो भी शंट हम यूज कर रहे हैं उसे अगर अपने राइट एट्रियम में ड्रेन कर रहे हैं तो हो सकता है इसके कारण वहां पे किसी तरह का ऑक्लूजन हो जाए। सेम इसी तरह का वेंट्रिकुलर ऑक्लूजन में भी वो हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में किसी तरह का ऑक्लूजन हो सकता है, किसी तरह का एक पार्टिकल्स एंटर हो सकते हैं, एक थ्रोम्बोसिस जैसा कुछ प्रोसेस हो सकता है। शंट सेपरेशन, कई बार जो शंट हम यूज करते हैं वो उनमें सेपरेशन देखने को मिल जाते हैं कुछ सालों बाद, जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है शंट सर्जरी का। किंग ट्यूबिंग यानी कि अगर हम जो भी कैथेटर्स यूज कर रहे हैं, सो जैसे कि एक कैथेटर एक ट्यूब ही होता, सो किंग ट्यूबिंग में अगर किसी तरह का कोई भी बेंडिंग हो गई है या किसी तरह की ट्विस्टिंग हो गई है तो इसके कारण भी वहां पे ऑक्लूजन हो सकता है। इस ऑक्लूजन का जो मेन रीजन हो सकता है वो ट्विस्टिंग या टर्निंग हो सकती है या बेंडिंग हो सकती है। तो अगर जो ट्यूब ये जो कैथेटर हम यूज कर रहे हैं उसकी बेंडिंग हो गई है किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से, सो ये एक तरह से शंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। CSF फिस्टुला, cerebrospinal fluid related fistula भी वन ऑफ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन, माइग्रेटिंग कैथेटर, जो कि जैसा हमने देखा कि हम कैथेटर जो हमारा एक प्रॉक्सिमल एंड में हम फिट करते हैं इंसर्ट करते हैं, दूसरा हमारा जो एंड होता है वो डिस्टल एंड में होता है। सो जो माइग्रेशन हो सकता है जो कि डिस्टल हो सकता है या वेंट्रिकुलर हो सकता है, इसी के कारण सब ड्यूरल हेमाटोमा भी देखने को मिल सकता है, यानी कि सब ड्यूरल लेयर में हमें ब्लड एक्यूमुलेशन यानी ब्लड डिपोजिशन देखने को मिल सकती है। वेंट्रिकुलर हेमरेज यानी कि हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, जो ब्रेन के हमारे वेंट्रिकल्स हैं, उन वेंट्रिकल्स से एक्सेसिव फ्लूइड यानी एक्सेसिव ब्लड लॉस देखने को मिल सकता है। सरफेसिंग शंट और इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस, पेरिटोनाइटिस, जो कि दूसरे चैनल्स तक एक्सटेंड हो, ऐसे इन्फेक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। मेनिंजाइटिस बेसिकली हमारे जो मेनिंजेस होते हैं उसमें अगर हमारा किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, उससे इन्फ्लेमेशन होता है
तो हम ऐसे कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। पेरिटोनाइटिस बेसिकली हमारा जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें अगर इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लेमेशन होता है तो हम ऐसे कंडीशन को पेरिटोनाइटिस कहते हैं। आफ्टर शंट सर्जरी, जैसे ही पेशेंट की शंट सर्जरी होती है उसके बाद पेशेंट में कई तरह के पेशेंट्स में हेडेक, वोमिटिंग देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में है या सिटिंग पोजीशन में या सिट टू स्टैंड कर रहे हैं या बैठ के खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को हेडेक, नोजिया या वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। इस कंडीशन को या इस स्टेट को ही लो प्रेशर स्टेट कहा जाता है, जो कि ग्रेजुअली रिजॉल्व होता है जैसे जैसे हमारा जो फ्लूइड इनटेक होता है वो बढ़ता है, तो वैसे वैसे ये जो स्टेट है ये नॉर्मलाइज होने लगता है। जैसे जैसे मोबिलाइजेशन बढ़ती है पेशेंट की, जैसे जैसे पेशेंट मोबाइल होता है, जैसे जैसे उसका फ्लूइड इनटेक बढ़ता है, तो जो लो प्रेशर स्टेट है वो रिजॉल्व होता है और फिर पेशेंट को स्टैंडिंग या सिटिंग जैसे पोजीशन में आने के बाद भी पेशेंट को हेडेक या वोमिटिंग जैसा फील नहीं होता। सो बेसिकली लो प्रेशर स्टेट भी एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है हमारे शंट सर्जरी। तो अगर आप किसी को शंट सर्जरी करवाई गई है या हुई है तो उसके में अगर ऐसा स्टेट हमें देखने को मिल रहा है तो उससे कोई घबराने की बात नहीं होती है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाते हैं। एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी यानी कि ईटीवी। ईटीवी बेसिकली एक सर्जिकल मेथड है जो हेल्पफुल होता है कि अगर हम किसी तरह के शंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते, सो ईटीवी मेथड का यूज किया जा सकता है। अगर हम शंट ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फेक्शन या ओवर ड्रेनेज ऐसे कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि हमारा ऑक्लूजन था, थोरेसिक या वेंट्रिकुलर ऑक्लूजन, सो अगर हमें ऐसे कॉम्प्लिकेशंस से बचना है तो ईटीवी यानी एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी को यूज किया जा सकता है। ये बेसिकली एक चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस के लिए, जहां एक ब्लर होल क्रिएट किया जाता है थर्ड वेंट्रिकल। सो बेसिकली जब ब्लर होल क्रिएट किया जाता है थर्ड वेंट्रिकल में तो एक फ्लेक्सिबल और रिजिड एंडोस्कोप के थ्रू जो फ्लूइड है उसको ड्रेन किया जाता है बेसल सिस्टर में। तो इस ड्रेनेज के लिए क्योंकि कोई शंट या किसी भी तरह के कैथेटर को यूज करना नहीं पड़ता है, तो इसलिए जो शंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है अल्टीमेटली पेशेंट उनसे बच सकता है या उन कॉम्प्लिकेशंस को उसे फेस नहीं करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड वेंट्रिकल का जो बेस है वहां पे एक एंडोस्कोपी करके उस फ्लूइड को, उस एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन किया जाता है जो हमारे बेसल सिस्टर में होते हैं उनमें। सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। सो बेसिकली
फिजियोथेरेपी जो गोल होता है या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का गोल होता है वो रहता है कि पेशेंट या बेबी या बच्चे की ओवरऑल फंक्शनल स्किल्स को इम्प्रूव करना और जो सेकेंडरी इम्पेयरमेंट है जैसे कि ओबेसिटी या कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हुए हैं या फ्रैक्चर से, इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना या इनको रिड्यूस करना। क्योंकि अगर ऐसी कोई कंडीशन डेवलप होती है तो इससे पेशेंट की जो डेवलपमेंटल स्किल्स होती है वो डिले हो जाती है और पेशेंट या बेबी फुली डेवलप नहीं हो पाता। सो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट का पहला गोल होता है कि उसकी जो फंक्शनल स्किल्स है उसे इम्प्रूव करना, जो जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट चिल्ड्रन या बच्चों के साथ काम करते हैं उनके घर में या हॉस्पिटल या क्लिनिक में। और ये डिपेंड करता है उनकी जो फंक्शनल स्किल, उनके गोल्स, ये डिपेंड करता है टोटली उनकी प्रीवियस एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन और एज पे। मोटर कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स एंड लिम्ब, ऐसे बच्चों में या ऐसे बेबीज में मोटर कंट्रोल लॉस हो जाता है या उनमें मोटर कंट्रोल नहीं होता। इसी के साथ साथ उनमें कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे उनके जो मोटर बिहेवियर है, जिससे उनकी मसल और लिम्ब का जो रिएक्शन होता है, मूवमेंट होता है, कंट्रोल होता है, डेवलपमेंट होता है, वो डिले हो जाता है या उनमें एक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो इन फैक्टर्स के लिए ना सिर्फ हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ट्रेन करना होता है, उसी के साथ साथ हमें जो बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स है उन प्रिंसिपल्स पे भी काम करना होता है। उसी के साथ साथ बेबी या बच्चे को साइकोलॉजिकल, सोशल और एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स से भी डील करना सिखाया जाता है या बेसिक उसका एक गोल होता है। सो अगर बेबी का या बच्चे का मोटर कंट्रोल लॉस हुआ है, जो कि हर ऑलमोस्ट हर हाइड्रोसेफलस पेशेंट्स में देखने को मिलता है, सो उसके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स तैयार किए जाते हैं। उन प्रोटोकॉल की हेल्प से बेबी को ट्रेन किया जाता है या बच्चे को ट्रेन किया जाता है रिपीटेटिव मूवमेंट के साथ, उससे उसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस जो डिले हो रहा था उसे एक ट्रैक पे लाया जाता है। इसके साथ ही उसके बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स है, बॉडी के मूवमेंट है, कंट्रोल है, रिएक्शन है, उन पे भी वर्क किया जाता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को प्रैक्टिकल स्किल्स और टास्क ओरिएंटेड स्किल्स यानी कि डे टू डे लाइफ मूवमेंट्स जैसे कि सिट टू स्टैंड या और डिफरेंट मूवमेंट जो डेली बेस्ड एक्टिविटीज में जरूरी होते हैं, वो भी बच्चे को ट्रेन किया जाता है। इसी के साथ साथ बच्चे की ओवरऑल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो भी वर्क किया जाता है। इसलिए एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साथ एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन किए जाते हैं या जो भी ट्रीटमेंट मेथडोलॉजीज यूज की जाती हैं, वो सारे मेथडोलॉजीज, सारे प्रिंसिपल्स हमेशा पेशेंट के फैमिली सेंटर्ड होते हैं, यानी कि पेशेंट के फैमिली से रिलेटेड होते हैं, सो दैट फिजियोथेरेपिस्ट के एब्सेंस में भी वो फैमिली वो उस बच्चे को उसको उतना वो ट्रेन कर सके। जो म्यूचुअल गोल होता है वो यूजुअली हमेशा इस पे फोकस करता है कि पेशेंट की फंक्शनल एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए और अल्टीमेटली
जो पेशेंट की जो डिसेबिलिटी है उसे डिक्रीज कर। सो उसके लिए पेशेंट का ओवरऑल डेवलपमेंटल होना बहुत जरूरी है। हमने गोल्स के बारे में बात किया कि हमारा गोल क्या क्या है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का गोल क्या रहता है? मोटर कंट्रोल पे काम करना, उसके जो बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स हैं उस पे काम करना, साथ ही पेशेंट को डे टू डे एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करनी है, उसके मूवमेंट्स कैसे होंगे, इन सब के साथ ट्रेन करना। सो बेसिकली ये एक फिजियोथेरेपिस्ट के गोल होते हैं। बट अब बात करते हैं कि इन गोल्स को अचीव कैसे किया जा सकता है। इन गोल्स को अचीव करने के लिए पेशेंट को ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जो, जैसे कि सिटिंग है, क्रॉलिंग है, स्टैंडिंग है। सो जो डे टू डे एक्टिविटीज, जिससे जो उसके फिजिकल माइलस्टोन्स हैं, जो वो जैसे 2 साल की उम्र में बच्चे में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, 4 साल की उम्र में बच्चे में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। सो ये हमारे फिजिकल माइलस्टोन्स होते हैं। सो इस माइलस्टोन को अचीव किया जा सके, और इसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, डिफरेंट सेट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को प्लान करना है। ऑप्टिमाइजिंग मोबिलिटी इंडिपेंडेंस। सो ऑप्टिमाइजिंग मोबिलिटी इंडिपेंडेंस का मतलब है कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, वो खुद एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव कर सके। इस मूवमेंट के लिए उसके लेग्स की स्ट्रेंथ होना, उसके आर्म्स की स्ट्रेंथ होना, किसी चीज को ग्रिप करने के लिए ये होना बहुत जरूरी है। इसके लिए उसकी फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग ही जरूरी है, क्योंकि जो वीकर मसल्स हैं उनको हमें स्ट्रेंथ करना है, और साथ में जो टाइट मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेच करना है। इस स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग से जो मसल बैलेंसिंग होती है वो प्रॉपर होती है। जैसे अगर हमें पेशेंट का बैलेंस इंप्रूव करना है, उसका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है, तो उसके लिए एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल, एक सेट ऑफ एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स यूज करना है। इस एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स को यूज करके पेशेंट की जो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग करवा करके हम पेशेंट के बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, जो इन मोबिलिटी इंडिपेंडेंस है, ये सब हम अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पेशेंट की जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, और जो कॉन्फिडेंस होता है, इससे सिर्फ ना ही उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसी के साथ साथ उसके फैमिली का भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। सो एक ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। जैसे ही पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी मोबिलिटी इंडिपेंडेंट हो जाती है, एक प्रॉपर बैलेंस और कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है, मसल्स बैलेंस, जो इम्बैलेंसेस थे उन्हें हम ओवरकम कर लेते हैं। तो उसी के साथ साथ पेशेंट का जो एंड्योरेंस है, जो एक्सरसाइज टॉलरेंस है, उसे भी इम्प्रूव किया जा सकता है। सो इस इम्प्रूवमेंट के साथ पेशेंट की जो ओवरऑल लाइफ, यानी कि ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाती है, वो अच्छी हो जाती है। अपने गोल और
उन गोल्स को अचीव करने के तरीके के बाद अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक मूवमेंट्स और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के बारे में। पहले हम बात करेंगे डिफरेंट जॉइंट्स के मूवमेंट और एक्सरसाइजेस के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि कैसे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है पेशेंट की कुछ एक्टिविटीज को करवा करके। हम शुरू करते हैं अपर लिम्ब से। सो बेसिकली जब हम आर्म के मूवमेंट करवा रहे हैं तो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो अपने बैक यानी अपने एक सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए। इसके बाद जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट के एल्बो और जो रिस्ट है वहां से उसको पकड़ते आर्म को, और उसके बाद उसका एक फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट करवाते हैं, यानी कि उसके कान की तरफ उसका मूवमेंट करवाते हैं। सो उस मूवमेंट को करवाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं, कोई जॉइंट रेस्ट्रिक्शन तो नहीं। और जैसे जैसे हम इसको करवाते जाएंगे जो पेशेंट का जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो इम्प्रूव होने लगता है। इसी को हमें जो दूसरे हाथ है या दूसरा जो आर्म है उससे भी परफॉर्म करवाना है। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन है या कोई भी ऐसा है कि किसी भी स्टेट में पेशेंट को ये फील होता है या थेरेपिस्ट को ये फील होता है कि ये मूवमेंट में से ज्यादा नहीं हो सकता, तो हमें उस पर्टिकुलर में स्टॉप कर देना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में फ्रैक्चर होने के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो सकते हैं। सो जो रेंज ऑफ मोशन है उसे हमें धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है, ना कि एक दिन में। हमें कोशिश करना है कि जो पेशेंट का जो हैंड है वो उसके बेड तक, उसके जो सिर के पास का जो काउच का एंड है वहां तक टच हो जाए, जिससे उसकी जो फुल रेंज ऑफ मोशन है वो हम अचीव कर सकेंगे। इसी चीज को हमें जो दूसरे या अपोजिट आर्म है उसके साथ भी परफॉर्म करनी। इस मूवमेंट को करने के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटना है, बच्चे को कमर के बल लेटाना है, और उसके पाम यानी उसका जो पाम है उसको अपवर्ड फेसिंग करके उसका जो आर्म है उसे हमें साइड वाइज मूवमेंट कराना है, और साइड मूवमेंट कराते कराते हमें उसे अपवर्ड टुवर्ड्स द ईयर लेके जाना है और फिर पीछे की तरफ मूव करना है। इस एक्सरसाइज को भी परफॉर्म करवाते समय ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को किसी तरह का एक मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन ना हो। साथ ही इसको परफॉर्म करवाने से पहले एक प्रॉपर जॉइंट असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। सो इसके लिए भी पेशेंट के जो रिस्ट है और जो एल्बो है उसे ग्रैब करके फिजियोथेरेपिस्ट ये एक्सरसाइज परफॉर्म करवा सकते हैं। इसमें पेशेंट का जो पाम है वो अपवर्ड फेसिंग रहेगा, और उसके बाद उसका जो साइड, उसके साइड्स की तरफ मूवमेंट करवाना है, और फिर उसको अपवर्ड की तरफ लेके जाना है, यानी ऊपर की तरफ लेके जाना है, और फिर पीछे की तरफ लाते हुए अपने कान के से थोड़ा सा पीछे लाना है और फिर वापस नीचे करना है। सो और फिर इसी एक्सरसाइज को पेशेंट को अपने दूसरे आर्म या दूसरे हैंड के साथ भी रिपीट करना है। ये बेसिकली हमारा जो एल्बो मूवमेंट है उसके लिए ये हम एक्सरसाइज करते हैं। सो इस एक्सरसाइज के लिए भी पेशेंट को हमें
सुपाइन पोजीशन या पेशेंट को उसके कमर के बल लेटाना है और उसके एल्बोस को बेंड करके उसके आर्म जो एल्बो बेंड रहेंगे उसके आर्म को पकड़ के हमें जो एल्बो और रिस्ट को स्टेबल करके एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करना है। यानी अगर हमारी जो एल्बो है वो बेंड रहेंगे शोल्डर के पास और फिर ये हमें शोल्डर को होल्ड करके धीरे धीरे एल्बो का मूवमेंट कराना है, क्योंकि एक तरह से हमारा एल्बो का एक हिंज मूवमेंट जैसा एक हमें रेप्लिकेट करना है। सो इस मूवमेंट से हमारे जो शोल्डर है उसके मूवमेंट्स इम्प्रूव होते हैं। यानी हमारी जो शोल्डर है उसका जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो इम्प्रूव होता है। और इस मूवमेंट या हम कह सकते हैं कि ये हमारे शोल्डर का एक शॉर्ट लीवर मूवमेंट है। सो जैसा हम जानते हैं कि लॉन्ग लीवर और शॉर्ट लीवर एक्सरसाइजेज होती हैं, सो उसी तरीके से ये हमारे शोल्डर्स के लिए शॉर्ट लीवर एक्सरसाइज है। सो इसके लिए पेशेंट के एल्बोज को हमें बेंट रखना है, आर्म को होल्ड करना है और उसको आगे की तरफ रोल करना है और फिर पीछे की तरफ यानी टुवर्ड्स द बेड रोल करना है। इसी एक्सरसाइज को हमें जो दूसरा आर्म है यानी कि अपोजिट आर्म उसके साथ भी परफॉर्म करना है। जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि इस जैसा दिखाया गया है कि एल्बो को बेंड करके फिर हमें उसे आगे की तरफ और पीछे की तरफ रोल करना है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त ये ध्यान रखना है कि पेशेंट के शोल्डर्स में किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली हमारा एक्रॉस टच यानी कि शोल्डर एक्रॉस टच एक्सरसाइज होती है। इसको परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने कमर के बल लेटना है या इसको एक सिटिंग पोजीशन में भी पेशेंट अगर स्टेबली बैठ पा रहा है तो इसे कर किया जा सकता है। इसके लिए पेशेंट को अपना बच्चे को हमें उसके एल्बो और पाम यानी रिस्ट को ग्रैब करके अपोजिट शोल्डर यानी हमारा जो एक्रोमियन प्रोसेस है हमारा उसे टच करवाना है, उसे अपोजिट शोल्डर्स को टच करना है अपने फिंगर्स से। इस एक्सरसाइज को करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जब टच करके हम वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ रहे हैं तो हमारा जो हैंड है वो पूरी तरीके से ओपन होना चाहिए, हमारा आर्म पूरी तरीके से एक्सटेंड होने चाहिए या फुली एक्सटेंशन में होने चाहिए। सो ऐसे कंडीशंस इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से जो रेंज होती है जो मूवमेंट है वो इम्प्रूव होती है। इसी को पेशेंट को अपने जो अपोजिट आर्म है यानी कि जो दूसरा आर्म है उसके साथ भी परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को हम बेसिकली हमें एल्बो मूव रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। इसके लिए पेशेंट को कमर के बल लेटा करके यानी सुपाइन पोजीशन में करके उसके एल्बो जॉइंट्स को स्टेबल करके और रिस्ट को स्टेबल करके एल्बो का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराना होता है।
जिसे हम एक कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि पहले हमें एल्बो को बेंड करना है और फिर उसी एल्बो को स्ट्रेट करना है। इसको करते वक्त ये ध्यान रखना है कि किसी तरह का एक्सेस फोर्स नहीं लगाना है या जर्क नहीं देना है चाइल्ड के आर्म में। एक स्टेडी मूवमेंट, एक कंटिन्यूस मूवमेंट में हमें ये करवाना है, जिसे हम बेंडिंग और जो है बेंडिंग मूवमेंट और हमें एक्सटेंशन यानी कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाना है एल्बो। इसे हम स्टेडी पुल या हम स्टेडी एक फोर्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो फोर्स बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए या किसी तरह का जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इसी एक्सरसाइज को पेशेंट को जो अपोजिट आर्म है उससे भी परफॉर्म करना है। इस मूवमेंट को हम एक तरह से हमारे जो रिस्ट का रेंज ऑफ मूवमेंट है उसे कह सकते हैं, या हम रिस्ट रेंज ऑफ मोशन कह सकते हैं, या हम फोर आर्म के मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। सो इसके लिए पेशेंट के हमें एल्बोस को बेंड रखना है एक 90 डिग्री एंगल में। उसके रिस्ट और हैंड को एक फर्मली होल्ड करना है। फिर हमें फोर आर्म की ट्विस्टिंग यानी कि टर्निंग मूवमेंट करनी है। इस टर्निंग मूवमेंट से हमें उसकी जो फोर आर्म्स है उसे हमें ट्रेन करना है, जो कि हमारा सुपिनेशन या प्रोनेशन मूवमेंट हम कह सकते हैं। सो बेसिकली हमें रिस्ट के कर्लिंग मूवमेंट के साथ साथ हमें फोर आर्म के कर्लिंग यानी सुपिनेशन और प्रोनेटर्स यानी सुपिनेटर और प्रोनेटर मसल्स पे हमें वर्क करना है। इससे पेशेंट के जो फोर आर्म मसल्स है उनका स्टिमुलेशन भी होगा और उनका एक्टिवेशन भी होता है। इसी एक्सरसाइज को हमें अपोजिट आर्म यानी कि दूसरे आर्म के साथ भी परफॉर्म करना है। बट ये ध्यान रखना है कि इसको करते वक्त पेशेंट का जो एल्बो है वो 90 डिग्री बेंड होना चाहिए या 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इस एक्सरसाइज को हम रिस्ट रेंज ऑफ मोशन कह सकते हैं, क्योंकि इसको करने के लिए हमें जो चाइल्ड के आर्म्स है उसे हम 90 डिग्री रख के करवा सकते हैं, यानी कि हम एल्बोस को 90 डिग्री बेंड रख के उसके आर्म्स को स्टेबल करके हम करवा सकते हैं। इसके लिए जो चाइल्ड है उसका रिस्ट का हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करवाना है, यानी हमें जो रिस्ट फ्लेक्शन और रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट्स करवाने हैं। इससे उसके जो रिस्ट की जो फ्लेक्सार्स है और जो एक्सटेंसार्स है उनका एक्टिवेशन होता है, और उस एक्टिवेशन के कारण उसके जो रिस्ट है वो स्टिमुलेट होके काम करना शुरू करते हैं। आगे जब हम प्रोग्रेशन करते हैं इसी एक्सरसाइज का तो इसी को हम रेजिस्टेंस के साथ भी कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस के साथ परफॉर्म करने के लिए हम पेशेंट में एक एक्स्ट्रा स्लाइट जेंटल फोर्स लगाते हैं और फिर उसके जो रिस्ट का है वो मूवमेंट करते हैं, यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट किया जाता है। इसी एक्सरसाइज को पेशेंट को अपोजिट आर्म के साथ भी रिपीट करना होता है।
इस एक्सरसाइज को हम थंब मूवमेंट यानी कि थंब की मूवमेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। इसके लिए बेसिकली जो पेशेंट का रिस्ट और उसके हैंड को स्टेबल करके पेशेंट के थंब का मूवमेंट करवाया जाता है। इसके लिए पेशेंट के थंब को उसके लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और जो इंडेक्स फिंगर है उससे उसके जो टिप है, उसका जो बेस है, उसे टच करवाया जाता है। सो बेसिकली हम लिटिल फिंगर्स को टच करवाते हैं क्योंकि उससे में सबसे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन होती। सो थंब के मूवमेंट को करवाने के लिए हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। इससे जो थंब की मसल्स है उनकी एक्टिवेशन होता है और थंब की प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट होती है। इसी एक्सरसाइज को हम उस पेशेंट के अपोजिट हैंड या अपोजिट आर्म से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए या इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें पेशेंट के जो थंब और फिंगर्स हैं उन्हें अपार्ट करना पड़ता है, यानी कि एक दूसरे से दूर मूवमेंट करना पड़ता है और फिर उन्हें एक दूसरे के करीब लाना है। यानी एक बार उसको फिंगर्स को हमें स्प्रेड करना है और फिर एक तरफ एक साथ लेके आना है। सो एक हमारा एक इससे हमारे जो फिंगर्स के जो साइडवेज मूवमेंट है वो इम्प्रूव होते हैं और अल्टीमेटली जो ग्रिपिंग, जब हम किसी भी चीज की ग्रिपिंग करते हैं या किसी चीज को हम कैच करते हैं तो ऐसे केसेस में हमारे फिंगर मूवमेंट्स बहुत, यानी हमारे फिंगर्स का जो प्रोप्रियोसेप्शन है वो सही होना जरूरी है। इसलिए इस मूवमेंट को करने से हमारे जो फिंगर के मूवमेंट्स है वो इम्प्रूव होते हैं। इसी एक्सरसाइज को पेशेंट के जो दूसरा आर्म है, दूसरे जो हैंड के फिंगर्स है, उनके साथ भी परफॉर्म किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट के एक फिस्ट बनाया जाता है और फिर उसे स्ट्रेट किया जाता है या ओपन किया जाता है। सो फिस्ट बनाना और फिर ओपन करना, ये भी एक एक्सरसाइज कंसिडर की जाती है, ये भी एक मूवमेंट कंसिडर किया जाता है एक हाइड्रोसेफलस के पेशेंट में, क्योंकि उनकी जो ग्रिपिंग पावर है, उनकी जो फिंगर मूवमेंट्स है, उनको इम्प्रूव करने के लिए ये मूवमेंट्स कराना जरूरी होते हैं। इसी को दूसरे हैंड के साथ भी, यानी दूसरे आर्म्स में भी फिस्ट बना के ओपन करवाना, ये करवाया जा सकता है। जैसा कि हमने 2 स्लाइड पहले एक एक्सरसाइज देखी जिसमें जो जो हमारा थंब है वो टच करता है हमारे लिटिल फिंगर के बेस को, तो इसमें हमें कुछ वैसा ही करना है। इसमें हमें अपने जो थंब है उसे अपने पाम से फिंगर्स अल्टरनेट टच करने ही और फिर उसे बाहर की तरफ मूवमेंट करना है, यानी कि थंब का हमें ओवरऑल मूवमेंट करना है। बेस को टच करके थंब को हमें हाइपर एक्सटेंड करना है। इसी एक्सरसाइज को पेशेंट अपने दूसरे रिस्ट यानी दूसरे थंब के साथ भी परफॉर्म कर सकता है। ये तो हुए हमारे अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस। सो अब बात करते हैं हम लोअर लिम्ब के रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के बारे में। जैसा हमने अपर लिम्ब में हर इंडिविजुअल मसल्स को एक तरह से हमने ट्रेन किया था,
हमने उन्हें एक्टिवेट किया, हमने उनमें एक्टिवेशन पे काम किया, उसी तरह से हम अपने जो लोअर लिम्स है उनमें भी वर्क करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं कि पेशेंट के जो एक पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है, एक हाथ चाइल्ड की नी में प्लेस किया जाता है और दूसरा हाथ चाइल्ड की हील में प्लेस किया जाता है। इसके साथ साथ जो बच्चे का पैर है उसे ऊपर उठाया जाता है, जो ताकि नी और हिप बेंड हो सके। इसी के साथ साथ पेशेंट के जो लेग है उसे टूवर्ड्स द चेस्ट प्रेस किया जाता है और जो दूसरा पैर होता है उसे फ्लैट बेड पे रखा जाता है। इस मूवमेंट को करने से पेशेंट की नीज, पेशेंट के हिप्स, पेशेंट के लेग्स, इनके मूवमेंट्स फैसिलिटेट होते हैं और उनमें एक्टिवेशन होने लगता है। सो बेसिकली इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय हमें नीज को 90 डिग्री बेंड करना है और सपोर्ट के साथ साथ ही टूवर्ड्स द चेस्ट लेके आना है। इस एक्सरसाइज को हमें एटलीस्ट 10 टाइम्स 2 to 3 टाइम्स पर डे परफॉर्म करना है और अपोजिट लेग के साथ भी हमें यही एक्सरसाइजेस रिपीट करनी। इस एक्सरसाइज को हम स्ट्रेट लेग रेस कह सकते हैं। सो इसके लिए बेसिकली पेशेंट के नीज को स्टेबल करना है और एक हाथ पेशेंट की एंकल के पास प्लेस करना है, यानी कि हमारे जो लेटरल मैल्यूलस है उनके पास प्लेस करना है। फिर धीरे धीरे नीज को स्ट्रेट रखते हुए हमें जो पैर है उसे रेज करना है, यानी लेग रेज करना है। ये ध्यान रखना है कि जो दूसरा लेग है यानी कि अपोजिट लेग है वो फ्लैट रहे बेड पे। इस एक्सरसाइज को अपोजिट लेग के साथ रिपीट करना है और एटलीस्ट 10 टाइम्स 2 से 3 बार हमें परफॉर्म करने हैं दिन में। सो हमें 10 टाइम्स लेफ्ट और 10 टाइम्स राइट और दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार हमें ये परफॉर्म करने। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा करके उसके लेग्स को फ्लैट रख करके एक हाथ से नीज को फिक्स या स्टेबल करके और दूसरे हाथ से एंकल में प्लेस करके पेशेंट के लेग्स को रोल करना है और जो रोलिंग मूवमेंट होगा वो इनवर्ड और आउटवर्ड होता है। सो बेसिकली इससे हम जो हिप का जो मूवमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन हम कर रहे होते हैं। सो एक बार हमें अंदर इनवर्ड रोटेशन करना है और दूसरी बार हमें आउटवर्ड रोटेशन करना है। इसी को अपोजिट लेग के साथ भी हमें रिपीट करना है, कम से कम 10 रेपिटेशंस, और इसे हमें दिन में 2 से 3 बार परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट के नीज को बेंड करना होता है 90 डिग्रीज और फिर उसे रोटेट करना होता है। सो रोटेट हमें ऐसा करना है कि एक बार वो
पेशेंट की बॉडी से दूर जाता हुआ दिखे और दूसरी बार वो टूवर्ड्स द मिड लाइन आता हुआ दिखे। सो इस मूवमेंट को करना है हमें अपोजिट लेग के साथ, यानी कि हमें अपोजिट लेग के साथ भी यही मूवमेंट परफॉर्म करने, और इसे 10 टाइम्स एटलीस्ट हमें करना है और 2 to 3 टाइम्स पर डे से जरूर परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को बेसिकली हम एडक्शन या अबडक्शन कह सकते हैं। इसके लिए थेरेपिस्ट एक हाथ अप से अपनी नीज को स्टेबल करते हैं, यानी अंडर द नी प्लेस करते हैं, और दूसरे हाथ से एंकल को स्टेबल करते हैं। फिर पेशेंट के एंकल और नीज को ग्रैब करके एक बार थेरेपिस्ट बॉडी से बाहर की तरफ लेग का मूवमेंट करते हैं और फिर टुवर्ड्स द मिड लाइन लेके आते हैं, यानी कि एडक्शन करवाना है और एबडक्शन करवाना है। इस एक्सरसाइज को पेशेंट को अपोजिट लेग के साथ भी परफॉर्म करना है और एटलीस्ट 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करने, और इसे हमें कम से कम दिन में 2 से 3 बार हमें परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को बेसिकली हम काफ स्ट्रेच कह सकते हैं। तो इसके लिए पेशेंट का जो लेग है वो स्ट्रेट होना चाहिए। थेरेपिस्ट एक हाथ से अपने पेशेंट के लेग को स्टेबल करते हैं और दूसरे हाथ के जो हील, दूसरे पैर का जो हील है उसमें उसे ग्रैब करते हुए उसका जो फुट है अपने फोर आर्म्स में प्लेस करते हैं। फिर फोर आर्म से प्लेस करते हुए हमें एक स्ट्रेच टूवर्ड्स द बॉडी हमें लगाना होता है फोर आर्म की हेल्प से। फिर हम उसे डाउनवर्ड प्रेस करते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करते हैं। इस मूवमेंट को दोनों पैरों से कम 10-10 बार परफॉर्म करना होता है और इसे 2 to 3 टाइम्स पर डे परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हम एक पेशेंट के जो फुट है उसे एक आर्म से ग्रैब करना है हील को सपोर्ट करते हुए, और दूसरे हाथ से थेरेपिस्ट पेशेंट के लेग को स्टेबल करते हैं। फिर हील के सपोर्ट से जो एंकल है उसका हमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यानी कि जो अपवर्ड और डाउनवर्ड का मूवमेंट हम करते हैं, यानी ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट करवाया जाता है। सो इस एक्सरसाइज को भी दूसरे पैर के साथ परफॉर्म करना है, 10 टाइम्स रिपीट करना है और एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स पर डे परफॉर्म करना है। अभी तक हमने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं
कैसे पेशेंट की बैलेंस और लेग की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। बेसिकली ये कोई एक्सरसाइजेस नहीं होती हैं, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी यूज करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साथ, सो दैट जो पेशेंट की स्टेबिलिटी, पेशेंट की जो बैलेंस है उसे इम्प्रूव किया जा सके और पेशेंट को जो डेली मूवमेंट है वो कर सके, यानी सिटिंग, स्टैंडिंग, क्रॉलिंग, ऐसे मूवमेंट्स पेशेंट इजीली परफॉर्म कर सके। सो इन एक्टिविटीज या इन इस बैलेंस या स्टेबिलिटी को फैसिलिटेट करने के लिए हम कुछ ऐसे पोजीशंस करवाते हैं बच्चे से जिससे उसके जो बैलेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती, यानी कि उसकी जो कोर मसल्स है, बैक की मसल्स है, उसके जो लेग मसल्स है, उनके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग और एक्टिवेशन यानी कि फैसिलिटेशन भी होता है। जैसे कि हम अगर लेग्स की बात करें कि अगर पहली एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, तो इसके लिए पेशेंट को अगर हम सिटिंग पोजीशन में कर रहे हैं, सो इसके लिए हमें उसको इंडिपेंडेंट एक फ्लोर में अगर वो बैठ पा रहा है इंडिपेंडेंटली, तो उसको हमें किसी भी एक रोल या बेंच के ऊपर बैठाना, उसे कोशिश करना है कि वो वहां पे बैठे। और अगर वो थोड़ा भी बैठ पा रहा है तो उसके हिप को हमें ग्रैब करना है और हिप को ग्रैब करके उन्हें ये एक टारगेट देना है या उन्हें चैलेंज करना है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रैब करे या एक रीचिंग एक्टिविटी जैसा उसे परफॉर्म करना। जैसे कि अगर वो बेंच में बैठा है तो उसे फ्लोर टच करना या और ऊपर आना। सो इस तरह की एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी, या फिर हमें उसे एक टॉय रखना है उसके सामने और उसे कहना है कि उसे आपको टच करके अपने आर्म्स वापस लाने हैं या वापस उसी पोजीशन में आना है। सो इसके लिए हम, क्योंकि उसके हिप को हमने पकड़ के रखा है, हमने स्टेबल करके रखा है, तो उसके लिए उसे अपनी उसके जो लेग है उसे बैलेंस करना पड़ेगा जिससे उसको वो गिरे ना। तो वैसे भी वो गिरेगा नहीं क्योंकि उसके हिप्स को स्टेबल कर लिया गया है। सो वो अपने जो लेग मसल्स है उन्हें यूज करना स्टार्ट कर दे। इसी के साथ साथ जैसे ही एक लोअर हाइट की बेंच से वो परफॉर्म करने लग जाए, तो हमें बेंच का जो लेवल है उसे रेज कर देना है और फिर हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये उसे फिर से हमसे एक चैलेंज देना है। और चैलेंज एक किसी तरह का एक गेम हो सकता है, कोई रीचिंग गेम हो सकता है इस, और उसमें उसे किसी तरह का एक नी बेंड भी मेंटेन करना पड़ सकता है। सो बेसिकली हम इस मूवमेंट को करवा करके उसकी जो थाई मसल्स है, उसकी काफ मसल्स है, इनको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं और उसी के साथ साथ उनकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, तो अल्टीमेटली उसका जो बैलेंस है वो इम्प्रूव होता है। जैसे जैसे ये एक्सरसाइज या ये प्रैक्टिस वो करते जाते हैं तो इवेंचुअली उनके जो एबिलिटी होती है किसी चीज को करने की या परफॉर्म करने की वो बढ़ती, और फिर हमें धीरे धीरे उसे एज में लेके आना होता है और उसमें एक वो वेट बियरिंग जैसी उसमें एक्टिविटीज परफॉर्म करने लगते हैं। इसी को किसी भी एक स्मॉल फिजियो बॉल के थ्रू भी करवाया जा सकता है और उसे किसी भी बैलेंस मेंटेन करने के लिए चैलेंज किया जा सकता है। और जब बॉल को हम साइडवेज मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके समय उसके जो लेग का मूवमेंट होता है थोड़ा कठिन हो जाता है, तो उस कठिन मूवमेंट करवा करके भी हम उसके जो लेग की स्टेबिलिटी, लेग का जो बैलेंस है वो इम्प्रूव अल्टीमेटली कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी या इसको
हम परफॉर्म करवा के उसका जो ओवरऑल जो बैलेंस है, ओवरऑल जो उसकी स्टेबिलिटी है, हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से हमें उससे ये एक्सरसाइज या उससे ये एक्टिविटीज करवानी, हमें उसके एक किसी रोलर या किसी उसमें बैठाना है, फिर उसके हिप को क्रैप करके उससे कुछ रीचिंग गेम्स खिलवाने, यानी कुछ रीचिंग एक्टिविटीज उसे करवानी। इसी को हम किसी फिजियो बॉल में भी कर सकते हैं। तो जब वो रीचिंग एक्टिविटीज करते हैं तो उसके लिए उन्हें अपने जो लेग है उसके बैलेंस की जरूरत पड़ती, और अपने आप को गिरने से बचाने के लिए वो अपने लेग के बैलेंस यूज करना स्टार्ट करते। सो बेसिकली उनके जो लेग की मसल्स होती है उनका स्टिमुलेशन भी होता है, उनका फैसिलिटेशन भी होता है, और फिर उनमें एक बैलेंस डेवलप करने की एबिलिटी डेवलप होने लगती है। उनके जो बॉडी है वो बैलेंस होना शुरू होती है। सो बेसिकली उनकी ओवरऑल जो बैलेंसिंग है, जो स्टेबिलिटी है, वो इम्प्रूव हो जाती है। इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करके बेसिकली पेशेंट की जो पेल्विक स्टेबिलिटी, यानी कि उसकी जो पेल्विक मसल्स है उसकी हम स्टेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। और इसके लिए उसको हम सबसे पहले कहते हैं कि वो अपने हैंड और नीज पोजीशन को मेंटेन करे। और इसी को स्टार्ट करने के लिए उसको हम चाइल्ड को बोलते हैं कि वो अपने पैर के पंजों, अपने हील्स के सहारे वो बैठ जाए और अपने आर्म्स को बैलेंस करे। अगर वो आगे की तरफ मूव करते हैं तो उनके जो हम बॉटम है, उनका जो निचला हिस्सा है, उसे हम एक डाउनवर्ड रहते हैं और उनको एक सीटिंग पोजीशन में रखते हैं, और उनको हिप से हम होल्ड करते हैं। हिप से होल्ड जब हम करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर पोजीशन को एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेंटेन कर सकते हैं। जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, उनमें पोजीशन डेवलप करने की एबिलिटी मेंटेन होने लगती है या डेवलप होने लगती है, तो हम उन्हें आगे मूवमेंट करवा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमें हमारा जो टारगेट होता है वो होता है कि उनका जो शोल्डर उनके हाथों के ऊपर आ जाए और उनका जो हिप है वो उनके नीज के ऊपर आ जाए। यानी कि हम एक तरह से एक क्वाड्रप्ट पोजीशन हम उनसे करवाना चाह रहे हैं, कि फिगर ऑफ फोर, यानी कि नीज दोनों फ्लोर पे और दोनों आर्म्स फ्लोर पे, और वो अपने इस पोजीशन को मेंटेन करें। इस पोजीशन को मेंटेन जब वो कर ले रहे हैं तो हम उन्हें उस वक्त किसी भी एक्टिविटीज में डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई हम एक्टिविटी करवा सकते हैं, उस वक्त उनसे कुछ भी हम उनसे बातें कर सकते हैं, हम उनसे उन्हें कोई कार्टून या कोई शो दिखा सकते हैं, और तो एक बिना उनके आर्म मूवमेंट करे हुए उनसे किसी तरह की हम बुक रीडिंग करवा सकते हैं। जब उन्होंने इस पोजीशन को होल्ड कर लिया है या उस पोजीशन को उन्होंने एक स्टेबल कर लिया है, तब फिर उन्हें क्वाड्रप्ट पोजीशन आने में टाइम नहीं लगता, और फिर वो अपने अपने जो क्वाड्रप्ट पोजीशन में है वो आ सकते हैं। और आने के बाद उनकी जो नीज और उनके हैंड, उनकी जो पेल्विक स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है।
और पेल्विक स्टेबिलिटी के इम्प्रूव होते ही उनकी जो हिप की जो स्टेबिलिटी है, उनकी जो बैलेंसिंग है, लोअर बॉडी जो बैलेंसिंग है वो इम्प्रूव होने लगती है, और अल्टीमेटली उनकी जो फुल बॉडी स्टेबिलिटी है वो डेवलप भी होती है और इम्प्रूव भी होती है। तीसरी एक्टिविटी जो उनसे परफॉर्म करवाई जा सकती है वो है क्रॉलिंग। सो इसके लिए बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि वो अपने हैंड और नीज पोजीशन को मेंटेन करें, और उस पोजीशन को मेंटेन करते वक्त एटलीस्ट वो अपने एक आर्म को लिफ्ट कर सके, और फिर वो क्रॉलिंग करने की ट्राई करें। सो बेसिकली जैसे हमने क्वाड्रप्ट पोजीशन में देखा कि वो अपने हैंड और नीज में आ जाते हैं, फिर अगर वो एक तरह का सुपरमैन पोजीशन अगर वो कर पाते, तो सुपरमैन पोजीशन में पेशेंट के हम अपोजिट लिम्स यानी कि लेग, और अगर राइट लेग है तो लेफ्ट आर्म को रेज करते, बट हमें लेग को रेज नहीं करना है, हमें सिर्फ उसके आर्म, उसको ये एबिलिटी उसमें डेवलप करानी है, वो इसी पोजीशन में अपना एक आर्म रेज कर सके। जैसे ही बच्चा एक आर्म रेज करने लग जाता है तो उससे के रीच के बाहर यानी उसके पहुंच के बाहर एक टॉय प्लेस करना है, और उसे एनकरेज करना है कि वो आगे बढ़े उसी पोजीशन में। जब वो उस पोजीशन में आगे बढ़ेगा तो फिर वो अपने जो आर्म उसने रेज किया था वो उसे एक आगे की तरफ मूवमेंट करते हुए वो अपने एक नी को फॉरवर्ड लेके आएगा, साथ ही अपोजिट हैंड को भी फॉरवर्ड लेके आएगा, और उसमें उनकी अगर हिप्स फॉल नहीं हो रही है या उनकी हिप स्टेबल है तो और भी अच्छा है। सो बेसिकली हमें एक टॉय या एक एक्टिविटी करवानी है जिसमें हमें टॉय को उनकी पहुंच के बाहर रखना है कुछ डिस्टेंस में, और फिर उनसे ये एनकरेज करना है उन्हें कि वो आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के लिए वो एक नी पहले आगे मूवमेंट करेंगे, फिर दूसरे आर्म का मूवमेंट करेंगे, फिर अपोजिट नी का मूवमेंट और अपोजिट आर्म का मूवमेंट। सो इस तरीके से वो धीरे धीरे करके वो क्रॉल करना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको कराना इजी होता है अगर वो अपने बैक के सहारे बैठ सकते हैं या अपने हील में वो बैठ सकते हैं, और अगर वो इस चीज को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट है यानी वो कॉन्फिडेंटली अपने हील्स में बैठ जाते हैं, वो एक क्वाड्रप्ट पोजीशन मेंटेन कर लेते हैं। इसके लिए अगर हम ग्रास सरफेसेस या अनइवन सरफेसेस या स्लोप्स यूज करें तो जो चैलेंज होता है वो और बढ़ जाता है। और अगर जैसे उनमें क्रॉलिंग उन्होंने करना शुरू कर दिया है, क्रॉलिंग करते वक्त तो हमें कुछ ऑब्स्टिकल्स रखने, क्योंकि हम अगर अनइवन सरफेस है या स्लोप्स है तो इससे उनका चैलेंज हम बढ़ा सकते हैं। अगर वो एक नॉर्मल ग्राउंड में स्क्रॉल करना सीख जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं इसके बारे में, तब हम उसे उन्हें इसी एक्टिविटी को स्टेयर्स में भी करवा सकते हैं, यानी हम उन्हें क्रॉलिंग अप द स्टेयर्स भी करवा सकते हैं, जिससे हमें जो उनके टॉय है या उनके कोई भी ऐसी चीज है उन्हें उनके नीचे रख उनके स्टेयर्स में रखना है, और फिर उन्हें एनकरेज करना है ऊपर की तरफ आने के लिए।
सो कुछ इस तरह से हम उनके जो क्रॉलिंग एक्टिविटी है, क्रॉलिंग एक्सरसाइज है, ये उनसे परफॉर्म करवाई जा सकती है। ब्रीजिंग, ब्रीजिंग बेसिकली हमें उनके कोर और उनकी जो पेल्विक स्टेबिलिटी है, इसके लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल एक्टिविटी एक्सरसाइज हम कह सकते हैं। इसके लिए पेशेंट को या बच्चे को हमें कमर के बल लिटाना है, उसके नीज को बेंड करना है, फिट को फ्लोर में फ्लैट रखना है और उसे एनकरेज करना है कि उसे उसका जो हिप रीजन है उसको वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करे और उस लिफ्ट में यानी कि अप और डाउन का मूवमेंट करना है। हमें ये एनकरेज करना है कि वो इसे जितना हाई लिफ्ट कर सकते हैं वो उसे करें और तब तक वो उस चीज को लिफ्ट करें जब वहां पे एक स्ट्रेट लाइन, थाइज और शोल्डर के बीच का एक स्ट्रेट लाइन वहां पे बन नहीं जाता। जैसे ही अगर वो होल्ड कर पाते हैं, वो लिफ्ट कर पाते हैं, तो ये देखना है कि उस लिफ्ट को वो कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। सो इस एक्टिविटी को करवाने के लिए या उनसे उस होल्ड को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ कार या कुछ टॉयज उनके नीचे से बाईपास कर सकते हैं, सो दैट वो इनकरेज हो उस पोजीशन को और ज्यादा होल्ड रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए। सो जैसे जैसे उन्हें लगता है कि अगर उन्हें इस चीज में मजा आने लगता है तो वो और होल्ड करते। जैसे ही वो अगर लिफ्ट करना सीख जाते हैं, होल्ड कर लेते हैं, तो उनके दोनों घुटनों के बीच में हम एक बॉल प्लेस कर सकते हैं और उनके जो नीज है वो फ्लोटिंग यानी कि बाहर की तरफ जाने से हम रोक सकते हैं। और इससे हमारे जो जो इससे जो जो बच्चा है उसकी जो नीज है उनमें भी ये स्टेबिलिटी डेवलप होती है। अगर वो कर लेते हैं इसको तो उन्हें हम इनकरेज करते हैं कि अपना एक पैर वो हवा में लिफ्ट करें, यानी कि सिंगल लेग ब्रीदिंग हम उनसे करवा सकते हैं। और सिंगल लेग ब्रीदिंग करवाने के लिए वो एक अपने पैर को ऊपर हवा में लिफ्ट करते हैं और साथ ही अपने जो बॉटम एरिया है उसे भी रेज करते हैं और एक अप एंड डाउन का मूवमेंट फिर से स्टार्ट करते हैं। सो हमें फिर से वही एक्टिविटीज करनी है, कोई कार नीचे से, कोई टॉय नीचे से प्लेस करना है, तो उससे वो एनकरेज होते हैं कि उस पर्टिकुलर होल्ड या उस पर्टिकुलर लिफ्ट को भी वो लंबे समय तक के लिए होल्ड कर ले। सो इस तरह से बेसिकली हमें उनसे सिंगल लेग ब्रीदिंग परफॉर्म करवानी, पहले हमें एक नॉर्मल ब्रीदिंग करवानी है और फिर हमें उनसे उन्हें एनकरेज करना है सिंगल लेग ब्रीदिंग करने के लिए। इससे उनकी जो कोर की जो स्टेबिलिटी है, उनकी जो हिप की स्टेबिलिटी है
और बैलेंस है वो इम्प्रूव होता है। सो बेसिकली अगर हमारा कोर स्ट्रॉन्ग है तो हमारा जो बॉडी का बैलेंस होता है वो ऑब्वियसली इम्प्रूव होता है। सो हम एक जब वो ऊपर लिफ्ट करके होल्ड करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्शन को वो मेंटेन रखते हैं लंबे टाइम के लिए, तो उनकी बेसिकली जो कोर मसल्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं, और उनकी कोर की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। और साथ ही उनमें जो एबिलिटी होती है, उनमें जो स्टेबिलिटी डेवलप करने की, किसी भी चीज को होल्ड रखने की, वो भी इम्प्रूव होती है। हाई नील, ये हमारी फिफ्थ एक्टिविटी। हाई नील करने के लिए हमें एनकरेज करना है चाइल्ड को कि वो नील अप करे एक किसी फर्नीचर, जैसे एक सोफा, या जो परफेक्ट हाइट पर हो। इसके लिए हमें ये इंश्योर करना है कि एक स्ट्रेट लाइन हो उनके जो नीज है और उनके जो शोल्डर्स, सो उनमें जो नीचे मूवमेंट नहीं करना है, और वो उनके बॉटम्स हो वो स्टिक हो नीचे की तरफ। इसमें हमें ये भी इंश्योर करना है कि उनके जो हिप है वो साइड साइड जैसे स्वे नहीं करना चाहिए। हमें चाइल्ड को करेक्ट करना है और उन्हें ये करवा उनसे ऐसा करवाना है कि वो अपना काम खुद करे, और उनके अपने जो हैंड है उनके, और उससे वो सपोर्ट लें, आगे की तरफ लीन करें, और धीरे धीरे उनके हैंड्स को ईज भी करना है। और फिर हमें जो ड्रॉपिंग, यानी कि हमें बैक डाउन ड्रॉप करना है, साइड में करना है, एक फिंगर से उनकी हिप्स को पोक करना है, तो रिमाइंड उनको एक रिमाइंड करने के लिए कि उन्हें वापस आना है। सो बेसिकली हमें सिर्फ उन्हें एक हाई नील पोजीशन जैसी चीजों को अटेन करने के लिए, उन्हें एक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनकी स्टेबिलिटी डेवलप करने के लिए, उनकी बैलेंस डेवलप करने के लिए हमें ये पोजीशन उनसे करवानी है। सो इस पोजीशन को करने के लिए जो पेशेंट का जो हमारा एम होता है वो होता है कि चाहे अपना आप अपने आप खुद खड़ा हो सके, ये किसी भी बुक या टेबलेट जो फर्नीचर में है उसको यूज कर सके। तो इसके लिए हमें ये उन्हें एनकरेज करना है कि वो अपने हाथों को उठाएं, और उठा करके उससे जो टॉय है उससे लिफ्ट करें, और फिर वो धीरे धीरे दोनों हाथों से उसके साथ खेलें। सो बेसिकली हमें टॉय प्लेस करना है। उसके अपने जो चेस्ट है उन्हें हमें ये ट्राई करवाना है कि उनका जो चेस्ट है वो उस पीस ऑफ फर्नीचर से दूर रहे, और जब भी वो खेले तो एक बैलेंस मेंटेन रहे उनके हिप में। और उन्हें एनकरेज करना है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वो पिकअप करें फ्लोर में, फर्नीचर से फर्नीचर से सोफा, फर्नीचर से वो फ्लोर में लेके आए। सो इससे बेसिकली एक हाई नीलिंग हम पोजीशन उनमें डेवलप कर सकते हैं, और वो अपने नीज पे वॉक भी कर सकते हैं अल्टीमेटली। सो उनके जो नीज का है मल्टीपल मूवमेंट, यानी मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट भी हो सकता है। सो इस पोजीशन को हम हाई नील पोजीशन कहते हैं। सो इसके लिए उनके हिप्स को स्टेबल होना, उनकी कोर को स्टेबल होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने सिंगल लेग ब्रिजिंग ब्रिजिंग पेल्विक स्टेबिलिटी के लिए करवाया है, तो वो एक्टिविटीज हमें बहुत हेल्पफुल होती है। हाफ नी, हाफ नील करने के लिए जैसे ही चाइल्ड हाई नील करने में मास्टर हो जाता है, तो हमें ये उनसे जो एक उनका जो पैर है उन्हें इनकरेज करना है कि वो एक पैर में नील हो।
यानी कि उनकी जो एक नी है वो फ्रंट में रहे या साइड में रहे और उसमें एक 90 डिग्री का एंगल बने, जिसे हम बेसिकली लंजेस कहते हैं। और फिर उनके जो हिप्स है उनमें स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। एक बेंच हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, उन्हें एक फर्नीचर होल्ड करने के लिए हम दे सकते हैं और उस होल्डिंग पोजीशन में हम उन्हें एक मेंटेन करने को एनकरेज कर सकते हैं। साथ ही उन्हें बिजी रख सकते हैं हम इस पोजीशन में किसी भी टॉय की हेल्प से। इसके लिए उन्हें एनकरेज करना है हमें कि वो अपने आर्म्स के बैलेंस पे कम रिलाई करें और अपने नीज के बैलेंस पे ज्यादा। उन्हें जस्ट उनका अवे रहना चाहिए और उन्हें एनकरेज करना है कि वो फ्लोर से कोई आइटम पिक करके फर्नीचर पे रखें और फर्नीचर से उसे फ्लोर पे रखें। सो बेसिकली इससे उनका जो चैलेंज होता है वो बढ़ता जाता है और उस बढ़ते हुए चैलेंज के साथ वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते। सो ये है हमारा बेसिकली हाई पार्शियल नी, या कि हम जिसे लंजेस पोजीशन या हाफ नील पोजीशन कह सकते हैं। सो जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चा एक कुछ टॉयज खेलने में बिजी है। सो उसे ये पता भी नहीं चल रहा कि उसने ये पोजीशन अटेन कर ली। सो इसी तरीके से हम उनके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। किसी फर्नीचर पे खड़े होना, सो ये हमारी एक सेवेंथ एक्टिविटी है, जो कि हमारी कुछ बेसिक एक्टिविटीज है में सेवेंथ पे है। और हमें इसमें उन्हें ट्रेन करना है कि किसी भी फर्नीचर में खड़ा कैसे होना है। सो अगर वो क्रॉल करना सीख गए हैं तो वो खड़े हो सकते हैं। सो क्रॉलिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में ला सकते हैं। सो बेसिकली जैसे ही वो क्रॉल करते हैं तो उसके बाद वो वॉक करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक बहुत स्मॉल ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उस क्रॉलिंग की बेनिफिट्स को उठा सकें। सो हमें क्या करना है कि उन्हें एक फर्नीचर के अगेंस्ट हमें खड़ा करवाना है। उनके जो लेग्स हैं वो शोल्डर विड्थ अपार्ट होने चाहिए, फीट उनके फॉरवर्ड फेसिंग होने चाहिए। फिर हमें चाइल्ड को कंफर्टेबली होल्ड रखना उनके हिप से और उनके एक फुट को स्टेप करना है और एक लेग पे बैलेंस रखना है। और उसी के साथ साथ उनके जो लेग्स है उनको हमें स्वैप करते रहना है, सो दैट उनके जो दोनों पैर हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाए। इसके लिए पेशेंट को एक कुशन पे स्टैंड किया जा सक करवाया जा सकता है। साथ ही उसके बैलेंस को और फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। और जैसे जैसे वो स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है, तो उनकी नीज फर्दर और स्ट्रेंथन होती है और उनसे हम फिर रीचिंग एक्टिविटीज जैसे कि हिट अ ड्रम या किसी ऑब्जेक्ट को पिक करना, सो ये एक्टिविटीज हम उनसे करवा सकते हैं। सो कुछ इस तरह से हमें ये एक्टिविटी उनसे परफॉर्म करवानी है कि किसी फर्नीचर में वो एक सिंगल लेग सपोर्ट से भी कैसे खड़े हो सकते हैं। सो बेसिकली उन्हें किसी ऐसी एक्टिविटी या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ हमें बिजी रख देना है, उनके माइंड को डाइवर्ट करना है और फिर उनसे ये एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करवानी। क्रूजिंग, सो क्रूजिंग बेसिकली एक फैंटास्टिक एक्टिविटी होती है उनकी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो उनके बाहरी हिस्से में, जो पैर के बाहरी हिस्से में, उन मसल्स को स्टेबल करने के लिए। इससे उनकी जो होल लेग यानी कि पूरे लेग की जो स्टेबिलिटी है और जो मूवमेंट है वो इम्प्रूव होता है। सो
जब एक चाइल्ड किसी भी एक बॉक्स या किसी फर्नीचर में खड़े होने के कैपेबल हो जाता है, तब हम उसे एक रीचिंग एक्टिविटीज करवाते हैं, और साथ ही उस वक्त हम एक साइडवेज वॉक करने को उसे एनकरेज करते हैं। और हमारा जो वेट होना चाहिए, हम उसमें एक बॉडी वेट के साथ उनका जो मूवमेंट है हमें वो करवाना होता है। हम जो आर्म से उनको सपोर्ट करना है, एक टॉय की हेल्प से हम उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें इनकरेज कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके उनको एक साइडवेज मूवमेंट में हम ला सकते हैं, या उनसे हम साइडवेज मूवमेंट करवा सकते हैं। सो अगर वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें जो वेट है वो हमें राइट फुट की तरफ ज्यादा रखना है। सो उनके जो वेट है वो हमें राइट फुट की तरफ रखना है। उनके लेफ्ट हिप को हमें लिफ्ट करते हुए इनकरेज करना है कि वो अपने लेफ्ट फुट को साइड में लेके जाए, और वेट को उनके लेफ्ट फुट की तरफ मूव करना है। हमें एनकरेज करना है कि वो राइट फुट को लेफ्ट फुट की तरफ लेके आए, और वाइस वर्सा। सो बेसिकली हमें एक साइडवेज मूवमेंट करवाने की प्रैक्टिस उनसे करवानी। सो कुछ इस तरह से हमें साइडवेज मूवमेंट उनसे करवाने हैं। और साइडवेज मूवमेंट करवाने के लिए पहले हमें उनके जैसे राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उन्हें हमें राइट की तरफ उनका जो लेफ्ट की तरफ उनका वेट है वो शिफ्ट होते हमें करवाना है। उनके हिप्स को स्टेबल रखना है, उनकी प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी, उनके हमें जो हिप्स है प्रॉपर उनकी स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करनी। स्टैंडिंग एट अ वॉल, ये एक अच्छी पोजीशन और एक अच्छी एक्टिविटी भी होती है। उनके जो दोनों पैर हैं उनमें एक प्रॉपर बैलेंसिंग स्किल डेवलप हो सके। सो इसको करने के लिए उन्हें हमें इनकरेज करना है कि वो एक वॉल के बैक के सपोर्ट के साथ वो खड़े हैं, उनके जो फिट है वो फ्रंट में रहे, और उसके बाद में हमें छोड़ देना है। और एक टीवी या हमें एक कोई भी ऑडियो विजुअल एक चीज प्ले कर देनी है, और उनके सिर्फ बैलेंस पे हमें नजर रखनी है। और उस बैलेंस पे नजर रखते हुए हमें एक उन्हें एक मौका देना है, उन्हें इनकरेज करना है कि वो और चीजें और ये चीज करते रहे। अगर वो एक बैलेंस डेवलप कर पा रहे हैं, तो हमें एक स्टेप, यानी कि जो स्टेप एक है उसमें एक फुट को प्लेस करना है, और नेक्स्ट हमें ट्राई करना है कि वो एक ऑक्यूपाई करे अपने हैंड्स को, यानी मल्टीपल चीजें वो करने के लिए कैपेबल है। जैसे कि हमें कोई गेम दे देना है उन्हें कि हम आप इस गेम से खेलो, या हमें उन्हें इनकरेज करना है लॉन्ड्री बकेट बास्केट हमें इनसे उन्हें मिक्स करना है। सो मल्टीटास्किंग हमें उन्हें बनाना है। तो उसी मल्टीटास्किंग में हम उन्हें साइडवेज मूवमेंट करने को भी इनकरेज कर सकते हैं। यानी कि हम उनका जो जैसे हमने क्रूजिंग में देखा था, सो हम साइडवेज मूवमेंट करने को भी हम कह सकते हैं, उन्हें एनकरेज कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से हमें उन्हें बैक सपोर्ट से वॉल के अगेंस्ट खड़ा करना है, उनसे मल्टीपल चीजें करवानी है, उन्हें मल्टीटास्किंग बनाना है, साइडवेज मूवमेंट करवाने हैं। कोई टॉय इन्हें दे सकते हैं हम खेलने के लिए, कोई ऑडियो विजुअल क्लिप हम यूज कर सकते हैं, टीवी को यूज कर सकते हैं, सो दैट उनसे हम मल्टीटास्किंग चीजें करें। इनिशियली जब वो खड़े हो रहे हैं सपोर्ट के साथ खड़े हो जा रहे हैं, तो उन्हें हमें बैलेंस के साथ छोड़ देना, फिर उनसे हम हैंड मूवमेंट्स करवाने हैं, और फिर अल्टीमेटली उनसे हमें साइडवेज मूवमेंट भी करने को एनकरेज करना है।
फिर हमें जब वो एक वॉल सपोर्ट के साथ खड़े हो जा रहे हैं तो हमें इनकरेज करना है कि वो एक फ्री स्टैंडिंग पोजीशन में खेलना शुरू करें। उनके हिप्स को होल्ड रखना है। एक लाइटर हमें एक हैंड देना है सो दैट वो खुद एक बैलेंस रखना स्टार्ट करें। बहुत हेविली हमें उसे ग्रिप नहीं करना है। जितना सपोर्ट हम पहले दे रहे थे उसे हमें कम करना है। फिर धीरे धीरे करके बस अगर वो गिर रहे हैं तब उस वक्त हमें उन्हें सपोर्ट करना है और उनके बैलेंसिंग मूवमेंट को हमें आगे की तरफ encourage करना है। इसके लिए हमें उन्हें एक हैंड मूवमेंट्स के साथ साथ उनकी जो बेटर बैलेंसिंग के साथ साथ के लिए उन्हें हैंड मूवमेंट के साथ साथ लेग मूवमेंट भी करना सिखाना है। हमें सिर्फ उनके जो हिप है उसे इनिशियली एक लाइट सपोर्ट देना है और लाइट सपोर्ट देने के बाद हमें इनिशियली उनका जो सपोर्ट है वो कम करना है। और सपोर्ट कम करने के बाद ही हमें क्या करना है कि वो सपोर्ट हमें एकदम ही हटा देना है। बस ये ध्यान रखना है कि वो गिरे ना। सो बेसिकली कुछ इस तरह से हमें इनिशियली उन्हें सपोर्ट देना है, उनके हैंड मूवमेंट्स करवाने हैं, लेग मूवमेंट्स करवाने हैं और फिर हमें सपोर्ट एकदम हटाना है। ये ध्यान में रखते हुए कि बच्चा नीचे ना गिरे। और फिर हम उनसे मल्टीटास्किंग चीजें करवाने को हम उन्हें एनकरेज कर सकते हैं। इसके लिए हम किसी टॉय को यूज कर सकते हैं, कोई ऑडियो विजुअल क्लिप यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया हाइड्रोसेफलस के ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपेटिक टेक्निक्स पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।